सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एक टेबल बनाया था और इससे पहले अगर याद होगा मैंने आपको एक अंडरस्टूड किया था प्रोडक्ट मेथड को लेके। देखो मैक्रोइकॉनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना तो कोई भी अंडरस्टूड नहीं होता है, हर कोई क्रैमिंग कर रहा होता है इनकम मेथड को, प्रोडक्ट मेथड को याद करने के चक्कर में या याद करवाने के चक्कर में टीचर्स भी अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं, है ना। जैसे सॉन्ग्स बनाते हैं वो या कुछ वर्ड्स बनाते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। अगर हमने ये समझ लिया कि अगर हम एक शूज की फैक्ट्री में जाते हैं, याद है वो एग्जांपल मेरे स्टूडेंट ने मुझे लेके गया था, वो जैसे याद है वो। तो अगर हमने ये देख लिया कि शूज बनते कैसे हैं, तो हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, ये उस शूज की क्या है, एमआरपी है। इसलिए आउटपुट का मीनिंग जब तुम थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in the in an economy during one financial year by all the residents। जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या रहते हैं, रेजिडेंट्स। जब हम लोग इकोनॉमी के अंदर रहते हैं ना, हम रेजिडेंट्स होते हैं। हम लोग मतलब नेशनल नहीं होते, नेशनलिज्म अलग है, वी ऑल आर इंडियन वो अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, रेजिडेंट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नेशनल इनकम किनकी होती है, नेशनल्स की, रेजिडेंट्स की, फालतू की दो ऑप्शन होती है। सब लोग नेशनल पे टिक कर देते हैं, किसकी है वो, रेजिडेंट्स की है। तो हम लोग जो बनाते हैं वही हमारी कंट्री की क्या है, आउटपुट है। फिर हमें एक एक करके उसमें से चीज़ों को निकालना होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से। क्योंकि हमें बेसिकली जब हमने शूज़ वाली फैक्ट्री में गए थे तो उसने हमें बताया था, कहाँ होगा वो, ये देखो, याद है सबको ये। उसने 100 रुपीज़ का लेदर लिया था, लेदर था 100 रुपीज़ का। लेदर क्या है, रॉ मटेरियल। उसके अंदर उसने 3100 रुपीज़ की, ये है हमारी नेशनल इनकम। इन शॉर्ट नेशनल इनकम बोलते थे, नॉट नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड। क्या है ये, उसने ये ऐड कर दिया। फिर प्रोडक्ट रेडी हो गया। उसके बाद तो सिर्फ क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस ऐड हो गए, सब्सिडी माइनस होगी, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, उससे हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो जब वो शू मार्केट में सेल होता है तो कितने का सेल होता है, 5000 का। बट उसके अंदर 100 रुपीज़ का क्या है, रॉ मटेरियल। जैसे हम रॉ मटेरियल माइनस करते हैं वी गेट अवर आंसर। एक तरह से आंसर यही आ जाता है, मतलब हमारा आंसर आ चुका है 4900। ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है। एक्चुअल नहीं है बट कह सकते हो, बोलते हैं मोटी मोटी, कि मोटी मोटी बात समझ आ गई। तो मोटी मोटी बात क्या है कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, 4900। बट क्या नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन होना चाहिए, नहीं। क्योंकि डेप्रिसिएशन को इनकम थोड़ी ना, डेप्रिसिएशन तो इसलिए आपसे लिया जाता है क्योंकि आपको पढ़ाने में मेरी मशीन यूज हो रही है। अब इस टाइम एसी, प्रोजेक्टर, ये सारा सिस्टम यूज हो रहा है। तो आपको जब एक साल टीच करेंगे तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो डेप्रिसिएशन मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ आपकी फीस में। तो जब मैं आपसे 10,000 फीस लूंगा तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, डेप्रिसिएशन। बट वो नेशनल इनकम थोड़ी ना, इसलिए वो कहते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए उस डेप्रिसिएशन वाले कंटेंट को माइनस कर दो। तो हमने वो माइनस कर दिया 400। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के टैक्सेस को माइनस कर दिया। अब गवर्नमेंट के टैक्स अकेले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स में क्या है, सब्सिडी भी है। अब ये आउट है और ये इन है। गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, टैक्स बोले तो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, सब राज समझ आ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है, क्या बात चल रही है। हाँ यहाँ देखो ध्यान से, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है यहाँ देखना सामने। जीएसटी, दूसरा गवर्नमेंट से हमें वापस क्या मिलता है, सब्सिडी। थ्योरी को बीच में रोक के हमने ये सब चीजें क्यों शुरू की, क्योंकि अब इसके बाद की जो थ्योरी है ना वो तभी समझ आएगी जब आपको न्यूमेरिकल आते हैं। जितनी नेशनल इनकम की थ्योरी को हम बिना न्यूमेरिकल्स के कर सकते थे, अदरवाइज एग्जाम में थ्योरी आनी ही नहीं। आपको बाद में बताएंगे कि 4 चैप्टर्स में से थ्योरी आनी ही नहीं। हम इतना टीच करेंगे, 1.5 महीना लग जाता है थ्योरी सुनाने में, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता। फाइनल एग्जाम के लिए थ्योरी नहीं चाहिए। अभी जो एग्जाम स्कूल में होने हैं या ट्यूशन पे होने हैं उनके लिए,
या नॉलेज के लिए, क्योंकि आप सिर्फ +2 के लिए नहीं पढ़ रहे, +2 से जैसे ही बाहर निकलोगे आपका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, नेशनल इनकम बहुत डिटेल में आने वाली है। मेरा तो पैशन सिर्फ वो है कि मैं आपको +2 के आगे के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, इसे बहुत डिटेल में सीखनी है आपको, फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। इस टाइम हमारे +2 के बच्चे सब CUT के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई CA फाउंडेशन कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे स्ट्रॉन्ग है। +2 का हर सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल में आएगा, चाहे वो बिजनेस स्टडीज ही क्यों ना हो। डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे तीनों ही, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, आपको उसके लिए पढ़ना है। अगर मैं आपको रिटर्न में देता हूँ कि आपको फाइनल एग्जाम में नेशनल इनकम की थ्योरी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा, न्यूमेरिकल। फिर आपके 12 मार्क्स आएंगे फाइनल एग्जाम में, उसमें से 9 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, और 3 नंबर की थ्योरी तो इतनी ईजी होती है, 1 मार्क करिए वो कोई भी कर लेते हैं। इसलिए थ्योरी में जब हम पढ़ेंगे ये चीज़ें हमें समझ आएंगी, जब हमें ये पता होगा हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और हम कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट मेथड में किसकी बात हो रही है, प्रोड्यूसर की। तो बीइंग ए प्रोड्यूसर मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, बदले में क्या मिलती है, सब्सिडी। गवर्नमेंट कहते हैं कि आप सब्सिडी ले जाओ हमसे। क्या होती है सब्सिडी, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, एनी ऑफ यू, कौन बताएगा मुझे वापस, सब्सिडी क्या होती है। हम कौन, आपको नहीं मिलती सब्सिडी, किसको मिलती है, प्रोड्यूसर को। मान लो एक LPG सिलेंडर 1000 का है, गवर्नमेंट कहती है कि सर 200 रुपये हम आपको दे देंगे, आप कस्टमर से कितने चार्ज करो, 800। अब वो सब्सिडी हमारे अकाउंट में आने लगी, तो LPG वो जो सिलेंडर देने आते हैं वो आपसे 1000 ले जाते हैं, बाद में सब्सिडी हमारे अकाउंट में आती है। लेकिन सब्सिडी कंज्यूमर को नहीं मिलती कभी भी, किसको मिलती है, प्रोड्यूसर को। हम लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है गवर्नमेंट से, चैरिटी मिल सकती है, कोविड वैक्सीन मिल सकती है, पोलियो ड्रॉप्स मिल सकती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री पढ़ा सकते हैं वो हमें, ये वो गवर्नमेंट हमें देती है डायरेक्टली। सब्सिडी वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, प्रोड्यूसर से। तो इसलिए प्रोड्यूसर क्या करता है, गवर्नमेंट को 1500 रुपीज का टैक्स देता है एज ए GST, और 100 रुपये उसको वहां से वापस मिल जाते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो MRP है वो कितने से इन्फ्लेट हुई, कितने से बढ़ी, इसको बोलते हैं NIT, नेट नेट टैक्स। इसलिए आज के बाद हम यही बोलने वाले हैं कि बेटा देखो, मार्केट प्राइस में से जैसे ही आप NIT माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, NIT, आंसर आएगा FC, आएगा FC, FC आएगा। ठीक है, वो टेबल है जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमारे घर की कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट, जिसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। अभी जो मैं आपसे फीस ले रहा हूं, मैं अब अपनी बात कर रहा हूं, उसमें GST इंक्लूड नहीं है। अगर आप बोलो तो ऐड कर देता हूँ, फिर मुझे क्या होगा, मैं आपसे लेके किसको दूंगा, गवर्नमेंट को। GST क्वेश्चन सबने किए +1 में, GST मेरी इनकम नहीं है। अगर मैं GST नंबर ले लेता हूँ या मेरे पे अप्लाई हो जाता है कभी भी, 18% आपकी फीस बढ़ जाएगी, मोटी 20% होगी। तो अगर आपकी फीस 40,000 है, तो 40,000 का 20% 8,000, 8,000 रुपीज मुझे आपसे लेके किसको देने हैं, गवर्नमेंट को। तो मेरी MRP बढ़ेगी। तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि GST उस पर लगे, क्योंकि मेरी फीस बढ़ेगी जिसमें मुझे कुछ नहीं मिलना। आप बोलोगे सर आपकी फीस ज़्यादा है, तो मुझे तो मिलना नहीं इसमें से कुछ, तो मैं आपसे लेके किसको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को। इसलिए अभी आप लोग फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हो, अभी जो आप मुझे फीस दे रहे हो उसमें मैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस सभी दे रहा हूँ, पर मैं टैक्स नहीं ले रहा। मैं कह नहीं सकता कि बेटा इसमें GST भी है, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर, वो तो फ्रॉड हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस के अंदर अगर टैक्स है और वो टैक्स निकाल दें तो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। दूसरा वर्ड, जब तक कोई प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हैं तब तो वो किसके ऊपर है, ग्रॉस के ऊपर है। जैसे हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे किस पे आ जाएंगे, नेट पे आ जाएंगे। ये 2 एडजस्टमेंट थी बेटा हमारी। तीसरी एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बहुत डिटेल में सुनाई थी कल लास्ट क्लास में, याद है वो, यही लिखी होगी हमारे पास, NIT, ये रही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें 2 चीजें हैं, उधर से पैसा आया, फैक्टर इनकम आई, रिसीव्ड, और हमने फैक्टर इनकम
पे की, दोनों को माइनस कर दो, एक आंसर आ गया। ये क्या है? ये अब्रोड है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर। अगर आपने, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो लिंक बना हुआ है आपका। तो मैंने आपको जब सिंगापुर एयरपोर्ट की एग्जांपल दी, तो जैसे ही हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहां तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, क्योंकि इंडिया का एक एयरलाइन, चाहे वो कोई भी एयरलाइन है, वो हमें सिंगापुर तक ले जाता है, वो है डोमेस्टिक। उसके बाद जहां सिंगापुर शुरू होता है, एयरपोर्ट के बाहर ही शुरू होता है, वो क्या हमारे लिए? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। उधर से मैं क्या कमा के ला रहा हूँ? वो है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। उधर मैं क्या पे कर रहा हूँ? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। ये हिसाब लास्ट में होता है। मेरे पास तो बीप नहीं आई है। तो यहाँ पर दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। अभी बेटा रिपीट ही कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, तो अभी लास्ट क्लास का पूरा लेक्चर मैंने रिपीट किया है इन शॉर्ट। जब हम ये सब समझ लेते हैं तो हम एक टेबल तक पहुंचते हैं। ये कुछ भी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये एज पर माई एक्सपीरियंस है कि ऐसे हम चीज को समझ सकते हैं। हर टीचर का अपना एक वे होता है करवाने का ना। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड क्या है? आप सब लोग बोलोगे ना, ऐसे फिर मजा आता है क्लास में। ग्रोस ऐसे बोलोगे, ठीक है। ग्रोस को किससे लिखते हैं? जी से। एक होता है प्रोडक्ट एट एमपी, उसका सिंबल भी यही है, पी एमपी। आप लेकिन पूरा लिख सकते हो प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पीएमपी। तीसरा, वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक है तो फिर क्या यूज होता है? डी। अब मेरे पास 3 अल्फाबेट्स होगी जिससे बनता है एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूलाज लगते हैं मुश्किल आप लोगों को, पर आज मैं आपको सब लाइव बना के दिखाऊंगा, गर्मा गर्म यहीं पे सब बनेगा। तो जब सामने चीज बनती है कोई भी डिश, वो मुश्किल नहीं लगती। जब आपको सर्व की जाती है तो लगता है ये कैसे बनी होगी, अभी आपके सामने बनेगा सब कुछ। तो कहाँ डाउट है मुझे बताना आप, पूरा ध्यान यहाँ, ठीक है। एक स्टूडेंट भी अगर ध्यान नहीं रख रहा तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं ग्रोस का जी ले लूं, ले ले जी, डोमेस्टिक का डी ले लूं, और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट किस पे है? एमपी पे। ये हमारा बेटा पहला फॉर्मूला बन गया, जिसमें 3 कॉम्पोजिशन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 कॉम्पोजिशन है, जी डी पी। तीनों के अपने मीनिंग है, तीनों से एक वर्ड बन गया, जी डी पी एमपी। इसका मतलब ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। और वो कौन सी गुड्स है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही बनी है, फिर चाहे वो इंडिया में बनी हो या इंडिया से ओवरसी तक, जहां तक हमारी क्या है, जहां तक भी बनी है वहां तक का वो आंसर है। बट ये नेशनल इनकम नहीं है, क्योंकि हम उसको किस पे लिख रहे हैं? डी पे। डी पे मार्केट प्राइस का लिंक टैक्स के साथ है। अब आपको यहां से ही समझना है बेटा कि ये जो वर्ड्स है, जब तक आप समझते नहीं मैं बोलता रहूंगा। आज का डे हार्ड वर्किंग डे होता है। ये जो एमपी है इसका लिंक टैक्स के साथ है, समझा की बात? तो इतने दिमाग तो बंद नहीं है हमारा कि मैं इतना बार बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रहे। रिकॉर्डिंग में देखोगे तभी समझ आ जाएगा। मार्केट प्राइस का लिंक किसके साथ है? और जी का लिंक किसके साथ है? वो तो ग्रोस उसका नाम है, उसका लिंक किसके साथ है? और ये डोमेस्टिक है, इसका लिंक है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये 3 एडजस्टमेंट्स अगर मैं यहां कर दूं, चाहे प्लस या माइनस, ये प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। पर हम एक एक करके चेंज करते हैं इसको, ठीक है। अब आपके सामने गर्मा गर्म 8 फॉर्मूलाज बनेंगे, सबको ये देखने हैं कि आपको उसमें से क्या समझ नहीं आया। जीडीपी एट एमपी फर्स्ट बन गया, दिख रहा है सबको एवरीवन? सेकंड बनाता हूं मैं, ट्राई करो बनाने की सेकंड। क्या बनना चाहिए सेकंड बेटा? जी का क्या कर लिया? एन। अब इस बच्चे ने क्या किया, जो भी अभी बोला था, उसने क्या किया, ग्रोस की जगह पे क्या ले लिया? बट एक बार में एक चेंज करनी है, दो मत करना, एक बार में एक चेंज, ताकि एक ही फॉर्मूला चेंज हो।
तो ग्रोस से कहाँ आ गई, नेट पे। डी सेम है, पी सेम है। कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत रोल होता है, ठीक है। आप लोग अपने लिए तो कलर्स को यूज करते हो, जैसे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हो, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो भी कलरफुल है। आप उसको स्टडी में यूज नहीं करते, स्टडी का स्टैटिक यूज होता है, स्टैटिक, क्योंकि स्टडी में कलर्स का एक यूज है। आप कोई भी चीज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में करते हो, हाईलाइट करते हो बुक में, तो बहुत इफेक्ट होता है। हमारा दिमाग कलर्स को पहचानता है, बहुत ज्यादा इजीली अट्रैक्ट हो जाता है कलर्स की तरफ, राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही कलर डिफरेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन। इट मीन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज माइनस की है, क्या माइनस की है, डेप्रिसिएशन। इसका मीनिंग अगर मैं इस आंसर में से, मान लो ये एक आंसर है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, जो प्लस वन में आप बहुत अच्छे से समझते हो, बट इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन ना बोलकर हम इसका ओरिजिनल नेम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोले तो ये सारी चीजें जो लगी हुई हैं, जो फिक्स हैं, जो लंबे टाइम के लिए लगाई है मैंने, जिसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। उनको जब मैं कंज्यूम करूंगा, जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने परचेज कर लिया, लेकिन इसकी लाइफ 5 साल है, तो इसे मैं कंज्यूम करूँगा ना एक एक साल करके। तो ये लैपटॉप आया था 50,000 का, तो एक साल में कितनी वैल्यू कम हुई, 10,000। तो वो डेप्रिसिएशन है, सबको पता ही है। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेट। और जब थ्योरी में पढ़ते हो ये चीजें मुश्किल लगती है, समझा की बात। हमने कोई भी एक फॉर्मूला लिया, जीडीपी एट एमपी, वहां से कहां पहुंच गए, एनडीपी एट एमपी। अब तीसरा फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो, बनाओ, कोशिश करो। अच्छा, ये जो तीन है बेटा, मैं दोबारा एक मिनट बता दूं, ये जो बेटा, ये जो तीन चीजें हैं, देखो ध्यान से, एक मिनट देखो, ये जो तीन है इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, ये सिर्फ प्लस माइनस के लिए बनी है। प्लस करो कुछ और आ गया, माइनस करो कुछ और आ गया। आंसर जो आएगा वो इनमें से कुछ एक आएगा। आपको जो आंसर लेना है वो ग्रोस या नेट में से, इनमें से, इनमें से, इसमें से या इसमें से, इन 6 वर्ड्स में से बोलना है कुछ भी। आपने क्या बोला था, हाँ, एनपीएफसी, एन कोई बात नहीं, वो ट्राई तो कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट तो करना है, क्योंकि जो कम बोलते हैं मुझे उसको बुलाना होता है ज्यादा क्लास में। अब एनएनपी एनएफसी, ये आंसर आया, ये हमारा लास्ट आंसर आ गया जहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमारी नेशनल इनकम है। ये क्या है, हमारी यहाँ तो पहुंचना समझे, ये तो हमारा ड्रीम है यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 चेंजेस कर दिए एक साथ। ये तो होगा कि सर फिर चक दो फिर एक एक क्यों, इकट्ठे 3 ही चक देते हैं, तो वहां 3 होगी, राइट। हमें 3 नहीं करनी, फिर फॉर्मूला तो कम बनेंगे ना, तो हमें 8 फॉर्मूलाज बनाने हैं। एक चेंज करो, नाउ गॉट इट, कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे, एक चेंज करना है आपने। हम पंजाबी लोग ऐसे होते हैं ना, फिर चक्को हो, है ना, कंप्लीट ही एक एक चीज। अभी जी को जी रखते हैं, जी को जी रखते हैं, डोमेस्टिक को चेंज करते हैं अब। हाँ, बहुत हो गया डोमेस्टिक डोमेस्टिक, अब क्या खेलेंगे, नेशनल नेशनल। अब डी को क्या बना दो, नेशनल, बाकी वही रखो पी। अब एक चेंज आया। अब सोचो ध्यान से कि अगर सपोज मुझे यहां से यहां के बीच का डिफरेंस पूछना आपसे कि बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप इंटेलिजेंस हो सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा अभी। आप बोलो सर ऐसे देखो, जी जी है, एमपी एमपी है, इससे लो लेवल तो किसी का नहीं। डी को हमने क्या बना दिया, इसका मतलब आपने ये किया बेटा, क्या किया बता देता हूं। आपने ना डोमेस्टिक लिया, क्योंकि डी फॉर डोमेस्टिक, अब डी फॉर दिल्ली नहीं बोलना, डी फॉर डोमेस्टिक में ऐड करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैंने रिपीट तो कर दिया, आप लोगों को समझ आ रहा है जो ऑनलाइन है, मौलिक, रोनव, रेखा, ईशा, मनवीर, आरव, मेलिसा। यस सर, आ रहा है। यस यस सर।
तो ना आज तुम फिर भाग गए, ऑनलाइन हो गए। सर मैंने आपको कल बता दिया था। वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर बैठते सामने तो अच्छा लगता। तो देखिए डोमेस्टिक में, देखिए ऑनलाइन में सब समझ आता है, रिकॉर्डिंग में समझ आता है, बट ऑफलाइन में जब बैठोगे ना तो यहाँ से कुछ ट्रांसफर होता है अब तक, वो ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। वो ऑफलाइन का वो मजा ऑफलाइन का ही है। वो ठीक है, मजबूरी है कि जिस दिन आप अवेलेबल नहीं हो हम भी आपको वो फैसिलिटी देते हैं ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। तीन चीज़ें आपके साथ हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग। बट ट्राई करो ऑफलाइन रहने की। डोमेस्टिक में जब एनएफआई ऐड होगा, अब एनएफआई क्या है उसके ऊपर लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन होगी, मैं दोबारा नहीं कर रहा, दोबारा फिर कर लूंगा कभी, लेकिन आज नहीं कर रहे अभी। तो हम आंसर किस पे आ गया, नेशनल पे। तो जब भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट को उठाना है, तीन नहीं। आपने सिर्फ क्या ऐड कर देना है, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर उसमें आपको पता दो बातें हैं, कौन सी दो बातें बताना। अगर फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस होगा, अगर टू टू हो अब्रॉड तो है तो माइनस माइनस। होएगा। गुड, टू है तो माइनस होगा। चलिए जी अब फोर्थ फॉर्मूला बनाते हैं, देखते हैं कौन बनाते हैं। क्या बनाऊं मैं, अब अगर मैं यहां पर एन को ले लूं, एन, एन, एन पी एट एम पी। तो ये फोर फॉर्मुलाज बन गए हमारे। जी डी पे एमपी से हम एन डी पे एमपी पे चले गए, वहां जी से क्या चेंज हुआ, एन। फिर अगर हम जी एन पी एट एम पी पे चले गए तो फिर वहां से हम अगर जी पे ना चाहे जी पे रह सकते हैं। इसका मतलब हमारे हाथ की बात होगी, तो हमारी खुद की गेम होगी। आप चेंज हो गया, देखो ना क्या हो रहा है, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ लिखना चाहूं तो चारों फॉर्मुलाज ग्रोथ के हो गए, पहले अल्फाबेट सेम हो गया। अब आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी 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 जी, जी को चेंज नहीं किया मैंने। दो फॉर्मुलाज डोमेस्टिक के हो गए और दो नेशनल के हो गए। दो फॉर्मुलाज एफसी के हो गए और दो एमपी के हो गए। इस तरह से बनते हैं फॉर्मुलाज। ऐसे आप 8 फॉर्मुलाज बना सकते हो, नाइन्थ नहीं बनेगा। अब ये चार आपको लिख दिए मैंने, बाकी चार आप लिखोगे अपनी कॉपीज पे। एक दूसरे से बात नहीं करनी, मैं आप सबको देख रहा हूँ। ये चार लिख दिए, बाकी चार आप लिखोगे, लिख के देखो। पहले ये चार कॉपी कर लो, चाहे जिसका हो जाए वो बता देगा सर मैंने कर लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे। हाँ जी, हो गया। मनवीर का हो गया, और किसका, माधव का हो गया। करो करो, बाकी भी करो, 2 मिनट और देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट में से एक दो स्टूडेंट स्नैक्स खा रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। स्नैक छोड़ के ये फॉर्मूला लिखो बेटा। अच्छा स्नैक्स तो खाए हमने, बाकी के 4 फॉर्मूला लिख लो। एक्सपेंडिचर मेथड भी आने वाला है। सर हो गया। हो गया, गुड। चलिए भी 5 6 7 8, तो बनाइए भी। क्या लिखूं पहला, एन एनडीपीएड एमपी, दूसरा एनडीपीएड एफसी, नेक्स्ट जी डी एन एनएनपीएड, और मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट है ना, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनएनपीएड एफसी। यही तो हमारे चैप्टर की जान है, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या है ये, नेशनल इनकम। और ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है।
मोस्ट प्रोबेबली आप जीडीपी पे आके रुक जाओगे और आपको जीडीपी से कहाँ जाना है, एनएम पे जाना है। अभी तो 2 मेथड सिखाए हैं, तो अभी सेकंड मेथड की बात चलेगी आज। ये तो अभी लास्ट लेक्चर पेंडिंग रह गया था, तो मैंने अभी पूरा किया उसको। अभी हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, उसके बाद मजा आएगा। फिर तीनों मेथड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो 8 फॉर्मूलाज हैं इनको बोलते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपके चैप्टर का नाम चल रहा है ना, क्या चल रहा है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझने के लिए अगर ढंग से समझना है बेटा देखो, तो डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना पड़ता है, रेजिडेंट कौन है हमारा, ये सब थ्योरी में आपको समझा चुके हैं। एक एक टॉपिक पे हमने एक एक लेक्चर बनाया है, क्योंकि मेरे ये लेक्चर यूट्यूब पे भी रहते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं ये चीज़ें, मोबाइल ऐप पे भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबको लेके चल रहे हैं साथ में। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि कोई मोबाइल ऐप के ऊपर भी पढ़ रहा है अकेला, उसको भी समझ आ रहा है। तो ये वो लेक्चर्स आपको हो चुके हैं, तो हम यहाँ पहुंचे हैं। तो ये अभी तक का रिजल्ट है हमारा, क्लियर। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये हो गया सबका, अब देखते हैं कौन आंसर देता है। सपोज हम 3 मेथड्स में हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 हमें आता ही नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम जानते ही नहीं। मेथड 1 का नेम है प्रोडक्ट मेथड, वो हमने किया नंबर 2 पे था, क्योंकि इनकम मेथड पहले समझ आया था, क्योंकि हमारा मेन टारगेट इनकम मेथड है, नेशनल इनकम निकालना है, तो इनकम मेथड मेन है। अभी मैं आपके सामने दोनों मेथड्स को कंपेयर करता हूँ, एकदम से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मुझे दोनों मेथड बहुत अच्छे से आते हैं, अभी मेरे सामने कोई नोट्स बुक्स ओपन नहीं है, ठीक है, बिना पढ़े बिना उसके हमने लिखना है फटाफट। तो जो नेशनल इनकम का इनकम मेथड है वो कहता है पहली इनकम होती है सीओई, सीओई जो एम्प्लॉइज को दी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको पता है, पूरा 45 मिनट्स का लेक्चर था, वेजेस सैलरी इन कैश इन काइंड, है ना। अब वो रिकॉर्ड हो गया, अब वो किसी के लिए रिपीट नहीं होगा। अकाउंट्स तो रिपीट की जाती है, इकोनॉमिक्स थ्योरी है, क्योंकि तुम वहां से सुन लो, फिर मैं आपकी क्लास ले लूंगा, फिर पूछ लूंगी क्या समझ नहीं आया, लेकिन थ्योरी में समझ आया था उनको कि वेजेस सैलरी इन कैश है, इन काइंड है, बोनस है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें जो कंपनी आपको देती है वो क्या है, आपका सीओई। फिर ऑपरेटिंग सर्प्लस, जो प्राइवेट सेक्टर आपसे चार्ज करता है, गवर्नमेंट सेक्टर चार्ज नहीं करता, इसे गवर्नमेंट सेक्टर की फीस हमेशा कम मिलेगी, प्राइवेट की ज्यादा मिलेगी। थर्ड, ये हम प्रोफेशनल्स की इनकम का नाम है, क्योंकि हम लोगों का कोई सेक्टर ही नहीं है, बट हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, लैंड भी दे रहे हैं, एज ए जॉब भी कर रहे हैं आपके लिए, तो इसे मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो आपकी जो फीस मुझे मिलनी है वो है मिक्स्ड इनकम, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी सब कुछ इंक्लूड है। जैसे इन 3 इनकम्स को ऐड करोगे आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम आप लिखेंगे एन डी पी एट एफ सी। क्यों लिख सकते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, क्योंकि क्या इन 3 इनकम्स में डेप्रिसिएशन है, कहीं है डेप्रिसिएशन, तो इसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नेट। यही तो आज सिखाना है आपको, एक वर्ड है बस। जैसे मेरा नेम है बंसल, ये तो नेम नहीं हुआ सर, ये तो सरनेम है। कोई मेरा नेम पूछेगा बंसल थोड़ी बोलूंगा, वो सरनेम है, बंसल तो बहुत है पूरी दुनिया में, फिर एक वर्ड है वो। तो अगर मैं आगे वाला वर्ड बताऊंगा तो वो मेरा नाम बनेगा, ठीक है ना। तो जब बोल दो एम के, वो एक वर्ड है, बंसल दूसरा वर्ड है, कहाँ रहते हो, चंडीगढ़, ये तीसरा वर्ड है, ऐसे मेरी पहचान बनती जाएगी। चंडीगढ़ कौन से वाला, नॉर्थ में है, नॉर्थ कौन से वाला, जो इंडिया में है, इंडिया कहाँ का, फिर वो आएगा, हाँ एशिया में है वो, क्या, तो ऐसे वो वर्ल्ड के मैप में है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड के मैप में मेरे को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सबकी पहचान रखी गई है कि ऐसे एम के बंसो तो बहुत होंगे, तो सबकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही एक वर्ड की एक पहचान है। क्या इस, अब आपने मेरे हिसाब से बोलना है, क्या इसमें डेप्रिसिएशन है, इसलिए आंसर किस पे आएगा, नेट पे। क्या इसके अंदर एनआईटी है, टैक्स वगैरह ऐड किया मैंने, आंसर नो किस पे सर। आएगा। जिसको ये समझ आ कि उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आज आप सीखने के बाद आराम से सो जाओ,
नेशनल इनकम की टेंशन नहीं है, आपकी पूरी क्लास की टेंशन रहेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। हर बच्चा बोलेगा नेशनल इनकम क्या है, तो बोलोगे तो मैं सिखा सकता हूँ। तुम अगर सिखा सकते हो फिर भी आपसे ऊपर किसी को नहीं आता। ये मजेदार चीज है कि हमें मीनिंग पता है कि पता चल गया नेट बोले तो डेप्रिसिएशन, एफसी बोले तो एनआईटी। लेकिन अब जब इधर आते हैं, ये देखो, ये जो पूरी स्टोरी सुनाई थी मैंने, वो पूरी एग्जांपल लास्ट क्लास के अंदर रिकॉर्डेड है, सुन लेना हर कोई जिसने लेक्चर नहीं लिखा हो लिया हो भी। आउटपुट के अंदर सब इंक्लूड होता है, इसलिए आउटपुट बेटा हमेशा किस पे होती है, एमपी पे, है ना। किसी को मैं आउटपुट देखो, जैसे ये है, जैसे ये पेन है हमारा, तो इसमें लिखा है इस पे लिखा है 6900 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये इस मैग्नेटिक पेन की वैल्यू है, ठीक है। 6900 ये हमें अलग से परचेज करना पड़ता है। अब ये लिखा है 6900 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इट मीन ये एक आउटपुट है जो एक कंपनी कर रही है, और अपने इस पेन को कितने का बेच रही है, 6900 का। लेकिन मुझे कभी मैसेज नहीं आया कि सर दोबारा आओ टैक्स लेना रह गया, मैंने उनको 1600 दिए और लेके घर आ गया हूँ। तो ये पेन मेरे पास चल रहा है, 2016 में परचेज किया था, 2016 से लेकर अब तक कभी कंपनी का फोन नहीं आया कि सर टैक्स रह गया लेना, क्योंकि उसने ले लिया ऑलरेडी। उसने कभी नहीं कहा सर डेप्रिसिएशन रह गया, जिस मशीन ने इसको बनाया ना उस बेचारी मशीन का डेप्रिसिएशन डालना रह गया, सब हो चुका है। तो आउटपुट हमेशा किस पे होती है, एमपी पे, डेप्रिसिएशन उसमें ऑलरेडी होता है। इसलिए जब हम आउटपुट में से सिर्फ वन एंड ओनली क्या माइनस करते हैं, इनपुट। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हर चीज जो बनती है वो किसी किससे बनती है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बिना कुछ बनेगा नहीं, एक रॉ मटेरियल चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए। तो इनपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे माइनस करते हैं तो जाके हमारी कंट्री का आंसर आता है ग्रोस पे। अब ग्रोस पे क्यों आया, क्या हमने याद किया, बताओ, क्या परसों जाने का याद किया किसी ने, आपने नहीं ना, तो स्टोरी हमारे दिमाग में घूमेगी कि जब डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया एक बार तो आउटपुट की वैल्यू बनी, तो उसमें से जब तक डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नहीं वो किस पे रहेगी, ग्रोस पे, क्योंकि हमने फॉरेन इनकम अभी ऐड की नहीं, तो किस पे रहेगी, डी पे, डोमेस्टिक पे। क्या टैक्स ऐड हो चुके इसके अंदर, यस सर, टैक्स ऐड हो चुका। इसलिए जब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं एक और हमारा आंसर किस पे आता है, जीडीपी एट एमपीसी। ये हमारा पहला स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये लेक्चर बहुत फेमस होता है क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके करते हैं ना नेशनल इनकम को, बहुत इजी लगता है बच्चों को, है ना। तो ये आपके लिए भी और उन सब के लिए भी है, और ये पब्लिकली डालेंगे हम यूट्यूब पे लेक्चर। आउटपुट में से इनपुट जब माइनस करते हैं तो उनसे क्या आता है, जीडीपी एट एमपी, क्योंकि आउटपुट में टैक्स भी इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, और रॉ मटेरियल भी इंक्लूड है। किसी को अगर नहीं याद हो तो परसों लेक्चर उठा के देख लेना, मैंने आपको समझाया था शूज की फैक्ट्री में जाओ, शूज कैसे बनते हैं, याद आ गया सब कुछ। रॉ मटेरियल भी डाल दिया 100 रुपीज का, ठीक है, टैक्स भी डाल दिया, डेप्रिसिएशन भी डाल दिया, तो जो डाला है वही है, वही निकलेगा। तो आउटपुट में से पहले क्या निकालना, रॉ मटेरियल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकालना है। तो जीडीपी आया, जीडीपी का दूसरा नाम भी है, इसे और क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही वैल्यू एडेड है। मतलब मैंने हमारी कंट्री में कितनी वैल्यू ऐड की, अगर मैंने 500 की बुक लेके आपको 30,000 में टीच कर दी तो कितनी वैल्यू ऐड की, 29,500, और उसमें टैक्स भी है, सब कुछ है उसमें, मान लो अगर टैक्स है या डेप्रिसिएशन है। तो मैंने अभी एक चीज माइनस की, अब मैं दूसरी करूंगा तीसरी करूंगा, तो इन दोनों का मीनिंग सेम है हमेशा, जीडीपी या ग्रोस वैल्यू एडेड, इनका मीनिंग सेम है। मैं अभी एक बार जीडीपी लिख लेता हूँ, ठीक है, इसी नाम से चलता जाता है ये, बट हम इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, कोई भी एक चीज कर दो माइनस, क्या करूं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दूसरा नाम क्या है, क्योंकि बस एक क्लास, अभी तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिल रहा, अभी तुम लेक्चर एंजॉय करो, फिर एक साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट, तो फिर उसकी वर्कशीट या उसका सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है।
पहले बुक के क्वेश्चन होंगे और तुम ये सब कर पा रहे होगे उस टाइम ना वहां पे। डेप्रिसिएशन जैसे माइनस करेंगे नेट डोमेस्टिक बजट एंड फिर मार्केट उसका टोटल करवा प्राइस। देना। टेस्ट का टोटल सही नहीं है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो किस पे आएगा, नेट। बस एन, बस आगे नहीं बढ़ना, एन ही चेंज होगा। ठीक है, ग्रोस में से क्या माइनस किया, आंसर क्या आया, डी डी रहेगा, पी तो पी है, एमपी रहेगा। तो पी इज नॉट इंपॉर्टेंट, एमपी इज इंपॉर्टेंट। फिर जैसे मैंने इसमें से एनआईटी माइनस किया, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी माइनस किया तो एनडीपीएट। अब एन तो ऑलरेडी बन चुका था, वो तो पहले बन गया था। डी अभी भी डी है, पर अब पी जो है वो पी एमपी पे नहीं रहा, मतलब मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू एमपी पे नहीं रही। तो अगर मेरी फीस में जीएसटी इंक्लूड है, ये तो समझो सब लोग, तो जीएसटी अगर निकाल दें तो क्या बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। वो फैक्टर कॉस्ट पे आ गई। लेकिन डी तो डी है। अब देखो बेटा आंसर आ गया सेम। तो कौन सा मेथड शॉर्टेस्ट है, इसलिए वो पहले होना चाहिए। जैसे कहा था कि स्कूल्स में कई बार ना इनकम मेथड करवाते नहीं है, वो सही सेंस आप तक पहुंचा नहीं पाते। इनकम मेथड से हमें समझ आ गया कि इनकम्स क्या है, और ये समझ आ गया कि आउटपुट में भी इनकम इंक्लूड है, बट डेप्रिसिएशन इनकम नहीं है, टैक्सेस इनकम नहीं है, रॉ मटेरियल इनकम नहीं है। इससे जब आपको थ्योरी में लिखा होता है क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेशनल इनकम इंक्लूड होती है अवलोकन नहीं होती, इसको तो पहले माइनस करते हैं, तब जाके पता चलता है कि मैंने कितना कमाया आपसे। क्या डेप्रिसिएशन कमाई है मेरी, नहीं, वो तो मैंने आप पे खर्च कर दी। प्रोजेक्ट चलेगा तो वैल्यू कम होगी उसकी। टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, तो फिर मैंने क्या कमाया आपके लिए, बट ये कहाँ कमा रहा हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब मुझे 3 महीने जाना है फॉरेन कंट्री, वहां स्टूडेंट्स को पढ़ा के आना है, तो वहां से पैसा कमा के लाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे हमारे स्टूडेंट भी पे कर रहे होंगे फॉरेनर्स को, तो हम पे भी करते हैं और हमें मिलता भी है। इस पे लेक्चर हो चुके हैं, वो एंड में ऐड करना है आप सबको, दोनों मेथड्स में, दोनों के तीनों मेथड्स में, थर्ड में भी आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ प्लस प्लस, तो प्लस करता हूँ क्या क्या प्लस करता हूँ, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड। जैसे मैं ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ प्लस भी और माइनस भी है, प्लस भी और जैसे ही प्लस माइनस कर देंगे हम पहुंच जाएंगे अपनी नेशनल इनकम पे। अब देखो ध्यान से कहा, अब आप देखो आप सिंबल्स में बोलने लगे, देखा ध्यान से, 2 क्लासें चेंज होगी, सिंबल्स में बोलने लगे। अब हम नेशनल इनकम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हो, एनएनपी। ये आपको कन्वर्ट किया जाता है ऐसे। एन तो पहले एन था, अब डोमेस्टिक डोमेस्टिक नहीं रहा, क्योंकि डोमेस्टिक को क्या मिल गया, है ना, है ना, डोमेस्टिक को क्या मिल गया, NFI ये मिल गया। तो ये जब उसको मिल जाएगा तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा फ्रेंड है, उसको भी और फ्रेंड मिला, तो बोला अब तुम वो नहीं रहे, अब तुम फ्रेंड फ्रेंड नहीं रहे, है ना, बोलते ना, तुम बदल गए, सिंपल है, सिंपल है। अब वो आपका फ्रेंड नहीं रहा, तो डोमेस्टिक को बेटा आप नहीं ऐड करो कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ लेक्चर। डोमेस्टिक को क्या मिल गया, एनएफआई। जैसे डोमेस्टिक को एनएफआई मिल जाएगा, हमारे डोमेस्टिक को जैसे ही फॉरेनर मिल जाएगा, वो बन जाएगा नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम आ जाएगी। ये तो होगी क्रैमिंग। अब इसको समझते हैं कैसे, ये देखो, ये सपोज हम यहां पर इंडिया में है, इंडिया बहुत छोटी चीज है, ये हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां तक हमारे इंडियन शिप्स जाते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट जाते हैं, हमारे एम्बेसडर जाते हैं, कॉन्सुलेट जाते हैं, जहां जहां तक जो था वो क्या थी, डोमेस्टिक टेरिटरी। जब तक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहोगे, समझ अभी क्या बात हो रही है बताइए,
हाँ बताओ क्या बात हो रही है। सेंड अभी यहाँ बैठो। यहाँ बैठो, वहाँ चेयर पे, चेयर पे। हाँ, इसको आगे कर दो टेबल को। जब तक आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहोगे तब तक आप डोमेस्टिक इनकम वाले हो, लेकिन यही बैठे बैठे आप फॉरेन इनकम, ये आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या है, ठीक है। अगर इस टाइम कोई स्टूडेंट दुबई में बैठा होता और बोलता सर मुझे आपकी क्लास लगानी है, मैं ना 1 महीने के लिए दुबई आया हूँ, तो लगा ले भाई, क्या गूगल मीट वहां चलेगा? उसको तो नेटवर्क ही चाहिए ना। आप बस में बैठो तब भी चलेगा, बस में नेटवर्क आना चाहिए बस आपका। मैं आपके साथ बस में भी हूँ, सिंपल कितनी अच्छी फैसिलिटी है, क्लास यहाँ चल रही है लेकिन बस में बैठ के तुम ले पा रहे हो, तुम कैब में आ रहे हो फिर भी ले पा रहे हो। यही तो कमाल है टेक्नोलॉजी का, कि आप अपनी ट्यूशन पढ़ रहे हो, लाइव ट्यूशन पढ़ रहे हो, तुम मूवी नहीं देख रहे वहां बैठ के। तो जैसे वो रेस्टोरेंट में बैठ के मेरी क्लास देखेगा, मुझे वहां से फीस भेजेगा। तो अब मेरी कौन सी इनकम बनने जा रही है कि मैं इंडिया में रहते हुए इंडिया का एक छोटा सा रेजिडेंट हूँ, लेकिन मैं इंडिया को 2 चीजें कमा के दे रहा हूँ। एक डोमेस्टिक टेरिटरी आप लोगों को पढ़ा के भी फीस, और एक उस फॉरनर को भी मैंने सर्विस दी, वहां से मुझे कुछ मिला। तो जैसे ये इनकम ऐड हुई तो मेरी टोटल इनकम आ गई, मेरी मतलब मेरी कंट्री की, इंडिया की। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज ऑलवेज ऑफ रेजिडेंट्स। अब मैं बुक की लैंग्वेज में बोलता हूँ, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ऑफ रेजिडेंट फ्रॉम 2 places, फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ। इसलिए जब तक फॉरेन की इनकम ऐड नहीं करोगे नेशनल इनकम आएगी नहीं। इनकम नेशनल इनकम ही निकालनी है हमें, लेकिन पंगा क्या है, हम फॉरेन को देते भी हैं इनकम और फॉरेन से लेते भी हैं। इसे हम नेट लेते हैं, नेट, इसलिए यहाँ पे वर्ड एन यूज होता है। अब ये नहीं एन फॉर नेशनल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। अब क्वेश्चन में अगर फ्रॉम अब्रॉड दिखा है तो समझना कि प्लस का फॉर्मूला है, टू है तो माइनस का। ये तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल तो बाकी है, होता ना, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर तो भी आनी है। हम तो पहले से माइंड को सेट कर रहे हैं, जितना मैं पहले से तैयार कर दूंगा आपको, उतना आप लोग ज्यादा एक्साइटेड होकर न्यूमेरिकल करने वाले। नहीं तो उल्टा होता है, न्यूमेरिकल पहले होते हैं, नॉलेज बाद में आती है हमारे पास। पर यहाँ पहले नॉलेज चाहिए, क्योंकि हमें ना पहले से पता चाहिए, फास्ट में चाहिए कि हमें 3 चीजों को उठाना है क्वेश्चन में से, क्या आ जाएगी, एनडीपी। इधर आउटपुट में से क्या मैनेज करना है, इनपुट, क्या आ जाएगा, जीडीपी। इस तरह से क्लियर है, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे एन और डी को क्या मिला, एनएफआई, वो भी क्या बन गया, एन। पी पहले से किस पे था, एफसी पे, एन एन पी एट एफसी, दैट योर नेशनल इनकम, जो चैप्टर का नाम है आपका। इसका मतलब हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम होगी उसकी 3 फीचर्स होगी। इसके बाद मैं आपको थ्योरी नोट्स ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको, क्या याद करना होता है। हमारी नेशनल इनकम में 3 फीचर्स होती है। एक, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो किस में होती है, नेट में। तो दूसरा, उसमें टैक्सेस नहीं होते, तो किस पे होती है, एफसी पे। थर्ड, उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इनकम भी इंक्लूड होती है, जो हमारी कंट्री का रेजिडेंट कमा रहा है, कैसे भी कमा रहा हो, तो इसलिए वो किस पे होती है, नेशनल। लेकिन जो डोमेस्टिक इनकम है वो ये है बेटा। अगर पूछे डोमेस्टिक इनकम की फीचर बताओ, एक्सप्लेन डोमेस्टिक इनकम, आपको मैं टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा 1 मार्क में, एक्सप्लेन डोमेस्टिक इनकम, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड क्या करने, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी, ऑल्सो फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ। अभी लेमन वर्ड है, मतलब ये तुम्हारी वो क्या बन गई, डोमेस्टिक। तो 2 इनकम्स है बेटा, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल। हर फॉर्मूले से पहले डोमेस्टिक इनकम आएगी और तुम्हें फिर खुद से जाना पड़ेगा कहाँ पे, नेशनल। क्लियर हो गया इतना? अब ये किसी को डाउट है बताइए, एनी ऑफ यू? तो दोनों मेथड्स जो मैंने अभी तक करवाए आपके सामने हैं, क्योंकि जो अभी हम सीख रहे हैं, अभी सर अप्रैल है, पेपर आपके मार्च में होने हैं, मार्च तक दिमाग में रखने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, नहीं तो एक ही लेक्चर में सब हो सकता था। तो अभी 3 लेक्चर्स करवा दिए आपको,
मेथड 1 एंड मेथड 2। क्लियर है सबको? आप सिर्फ अमाउंट भरो, आंसर आ गया। वो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए, आज ही तुम कर सकते हो स्टार्ट। चलिए आगे। तो आज एक होमवर्क देंगे आपको डेफिनेटली, कॉपी करना है किसी को? सीओई के बुक में एक पॉइंट लिखा उसमें डाउट। ठीक है जी, ये मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बेटर है। सीओई में एक डाउट है मनवीर का, बोलो बेटा क्या डाउट है? नोट लिखा है पेज नंबर 47। कुछ नहीं, पढ़ दो पढ़ दो। It does not include employees' contribution to social security schemes and compensation received by an injured worker from insurance company. जो एम्प्लॉई अपने लिए खर्च करता है, अपने में से कंट्रीब्यूट करता है, क्या वो भी सैलरी है? मान लो मेरे पास एम्प्लॉई है संजीव सर, मैंने उनको 30,000 रुपये सैलरी दे दी, ठीक है। अब वो 30,000 में से, अब घर ले जाएंगे 30,000, वो 30,000 में से 5,000 रुपीज की कंट्रीब्यूशन करेंगे पीपीएफ में, क्योंकि इनको भी डालना होता है कुछ पैसा। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे इनकी सैलरी 35,000 है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि आपका क्वेश्चन यही है। अगर मैं संजीव सर को 30,000 सैलरी देता हूँ कि सर ये लो सैलरी और ले जाओ घर, मेरे पे खर्च नहीं करने, अगर तो मेरे पे खर्च करेंगे फिर तो सैलरी हुई नहीं। ये तो मैं आपको बता दिया था। सैलरी वो होती है जो, जैसे आप मुझे बोलो सर हम आपको फीस तो दे देंगे, पर एक कंडीशन है, वो सारी फीस आप हमारे पे उड़ाओगे, फिर वो फीस कैसे हुई? कि सर देखो हम आपको फीस दे देंगे, पर जब हमें जरूरत पड़ेगी कि सर हमें एक लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दिला देना, कभी मोबाइल दिला देना, कभी हमारा ग्रोसरी बिल पे कर देना, बट वो फीस हमारे पे खर्च होगी, फिर मेरे पास तो आया कुछ नहीं है। फीस वो होगी जो मैं आपसे लेके घर लेके जाऊंगा, दैट विल बी माई सैलरी। ऐसे ही जब आप अपने एम्प्लॉय को 30,000 देते हो, फिर वो घर जाके उसमें से 5,000 का इंश्योरेंस करवाता है, अपना इंश्योरेंस कोई करवाता है, करवाएगा अपना, मैं नहीं करवाऊंगा, वही करवाएगा। फिर 5,000 का वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन डालता है, वो उसकी सैलरी नहीं हुई, तो कहते हैं इट डजंट इंक्लूड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय के स्पेलिंग और एम्प्लॉयर के स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। तो जब बोलेगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहीं काउंट नहीं होता, क्योंकि वो कहां से कंट्रीब्यूट करेगा? जो इसको दूंगा, अगर मैं इनको 30,000 दूंगा तो 30,000 तो खर्च करेंगे ना ये घर जाके, फिर वो किसी को भी दे दे 30,000 में से, इंश्योरेंस के लिए कर दे या पीपीएफ के लिए कर दे, वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन अब मैं इनको क्या बोलता हूँ कि सर ये लो 30,000 आपकी सैलरी, ये तो ले ही जाओ, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर गुड न्यूज, मैंने आपका इंश्योरेंस भी करवा दिया, आपका लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवा दिया। अब आपको वरी नहीं करना कि अगर कुछ हो गया तो कंपनी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है, वो आपको 10 लाख दे देगी आपकी फैमिली को। तो अब यहाँ पर 30,000 तो मैं कैश दे रहा हूँ उस बंदे को, फिर मैं उसके लिए 5,000 रुपये हर महीने LIC करवा रहा हूँ, फिर 5,000 मैं हर महीने उसके लिए पीपीएफ में डाल रहा हूँ, वो भी डालेगा पीपीएफ में, वो घर जाके डालेगा। अब मैं उसको कितने सैलरी दे रहा हूँ? तो सीओई के अंदर अब एम्प्लॉयर की स्पेलिंग करते हैं, बताओ एम्प्लॉयर की क्या स्पेलिंग होते हैं? EMPLOY ये होते हैं। अब ये एम्प्लॉई और ये एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का सब कुछ काउंट होगा। अगर मैं दुआएं भी दूंगा तो भी काउंट होगा वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो वो दुआएं काउंट नहीं होती, ठीक है। तो दुआएं ज्यादा वैल्यू करते हैं इवन, लेकिन अब वो काउंट नहीं होती है। लोग कहते हैं कि मैं उनको कुछ भी दूंगा, वो उनकी क्या बन जाएगा? मैं उनको दिवाली बोनस दूंगा, उनको यूनिफॉर्म दे दूंगा, उनको बोलूंगा भाई यहाँ पे आ जाओ, खाना मैं खिलाऊंगा तुम्हें, लंच यहाँ मिलेगा, डिनर यहाँ मिलेगा, मेरी बस तुम्हें पिक करेगी और ड्रॉप करेगी, फैसिलिटी बढ़ाते जाओ, उसमें क्या है, अच्छी पोस्ट पे सारी सर्विस मिलती है आपको। तो अगर आपका ड्रीम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, फिर आपको ये सब मिलेगा, घर गाड़ी बंगला सब मिलता है। वो जो ऐसी जो जॉब चाहते हो ना आप, वो जॉब मिलेगी तभी मिलेगी जहाँ कंपनी तुम्हारे सारे नखरे उठाएगी, राइट। पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयर आपका जो भी आपको देता है वो आपकी सैलरी बन जाता है, और आप उस सैलरी में से कुछ भी खुद के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपकी सैलरी नहीं है, वो तो करना ही करना आपने। ये पॉइंट था, राइट। क्लियर हो गया मनवीर? आउट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था अभी तक का जो लेक्चर चल रहा था। अब हम एक बहुत ही
बढ़िया सी चीज करते हैं, एक फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, अगर आउटपुट ना दी हो, इतना लिख लिया सबने, ये तो मैं पिक शेयर कर दूं ग्रुप में, ठीक है, तो ये तो समझाया हुआ है सब कुछ पहले, जस्ट कंपैरिजन किया हमने आज, नया कुछ नहीं था इसके अंदर। अब प्रोडक्ट मेथड में हम आगे बढ़ते हैं, अगर आउटपुट ना दी हो क्वेश्चन में तो आउटपुट कैसे निकालते हैं, तो लिखो ओपी पे आउटपुट इज इक्वल टू, कॉपी लियो बेटा अपनी, वहां से दिखेगा आपको प्रॉपर, वहां दिखेगा, बैठो वहां पे, देखते हैं दिखते हैं दिखते हैं। हाँ जी देखिए, अब ये 3 सेक्टर्स है हमारे पास आउटपुट निकालने के लिए। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। सेल्स, सेल्स कौन समझते हो, जो मैंने बेच दिया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो इन सबको समझने के लिए कहीं हमें नोट्स बुक्स की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको नोट्स में से पढ़ा, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि चीजों को समझो, याद हो जाएगी। इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ, मैंने 800 रुपए का सामान बेच दिया, 200 रुपए का बच गया, बताओ मैंने कितने का बनाया था, मैं 1000 रुपए का सामान बना के ले आता हूँ और यहाँ पे बैठ जाता हूँ आपको बेचने के लिए, 800 का बिक जाता है, 200 का बच जाता है, तो मैंने कितना बनाया 1000। आज की आउटपुट कितनी हुई 1000। लेकिन किंतु परंतु पिछले दिन का, लास्ट ईयर का भी तो कुछ बचा हुआ था, वही तो मैंने बेचा होगा आपको, पहले तो वही बेचते हैं। तो अगर इसमें से हम वो वाला स्टॉक माइनस कर दें, ओपनिंग स्टॉक, मान लो 50 रुपए का ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ था, इट मीन आज मैंने कितना बनाया 950। अब इसको हमने एज ए फॉर्मूला नहीं लिया, एज ए अंडरस्टैंड लिया, समझ आया, और लो लेवल पे जब आपके घर में पार्टी हुई, उस पार्टी में 15 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स यूज होगी, 5 बच गई। अब घर में एक साल होता है ना पार्टी के बाद कि 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल बच गई है, 15 कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज होगी। वो ट्राई करते हैं कि बच्चे खराब ना करें, दोबारा ना पिए, लेकिन हो जाती है। अब कितनी आप लेके आए थे मार्केट से खरीद के, कितने गए थे, झूठ, क्योंकि 2 फ्रिज में पड़ी थी पहले से पिछली पार्टी की। हाँ अब बता रहा हूँ, पिछली पार्टी की पड़ी थी ना, ऐसा होता है ना कि ये थोड़ी कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर में कोल्ड ड्रिंक मिलेगा नहीं, 2 बोतल्स अगर पहले की पड़ी थी, जब पार्टी आने वाली तो हम बोलते कि पड़ी रहने दो, वापस ही होते, अभी फिर परसों पार्टी है उसमें यूज हो जाएंगी, बट 2 बोतल से हम चलेगा नहीं, हम 20 और ले आते हैं। इसका मीनिंग है कि 20 लेके आए होंगे, 18 लेके आए होंगे, 2 तो पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास आंसर तो 20 आ रहा है। अगर इस 2 को भूल जाएं तो मैंने 2 आपको पहले बताया नहीं, आपके माइंड में 2 बड़ी बातें हैं, जो बॉटल्स बेच दी। अच्छा वो बॉटल बिकती तो है ना, क्योंकि जब हम कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, स्नैक्स खिला रहे हैं, इसके बदले में शगुन आ रहे हैं, हमें गिफ्ट आ रहे हैं, फ्री तो भी आता नहीं। अगर मैं आपको अपनी पार्टी में बुलाता हूँ तो आपको कुछ तो लाना पड़ेगा, कि एक तरह से हर जगह बिजनेस ही हो रहा है। और पार्टी खत्म होने के बाद हर फैमिली देख रही होती है कि लोग भी वो खोलते हैं, एनवेलप खोलते हैं, हमारे घर में बड़ा मजा आता है एनवेलप खोलने में। पार्टी ओवर होने के बाद ना जब सब चले जाते हैं, सब गेस्ट, लास्ट गेस्ट में बोलते चला जा भाई, अब तेरे जाने के बाद तो खोलेंगे गिफ्ट्स, अब वो भी चला जाते हैं, है ना, स्लो मूवर्स होते हैं चले जाते हैं वो। फिर हम बाद में बैठते हैं कि लो भी जिसके जो जो भी शगुन है निकाल लो बाहर, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको देके जाएगा, पापा का फ्रेंड पापा को देके जाएगा, ये सब इनकम है हमारी। कुछ लोग गिफ्ट दे जाते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकाल देते हैं कि मुझे लगता है कि 1000 का तो होगा, तो एक कॉपी में लिखा जाता है कि पार्टी में क्या हमें आया और क्या हमने खर्च का। तो ऐसा बोलते हैं इस बार का बर्थडे प्रॉफिटेबल रहा। खर्च हुए 5000 और कलेक्ट हो गए 7000, 2000 प्रॉफिटेबल हो गया।
कई बार लॉस में जाता है पर डे। तो इसलिए इस चीज को समझिए ध्यान से, हमने 15 बॉटल्स बेच दी पार्टी में और 5 बच गई, तो भी 20 लेके नहीं आए क्योंकि 2 पहले की पड़ी थी। तो जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को माइनस नहीं करते तब तक आपकी आउटपुट वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए ओपनिंग स्टॉक को माइनस किए बिना ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो इसलिए ये फॉर्मूला तो बन गया। इसलिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, इसको लगा दो ब्रैकेट, तो ये क्या बना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, और स्टॉक को लिखना इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू कितने से चेंज हुई, वो है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हो, आया था, याद है, इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जहां इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। पर ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला ज्यादा समझ आता है। जो बेचा वो भी गर्मा गर्म बना था, जो बचा वो भी बना था, बस जो पहले का पड़ा था अगर पड़ा था तो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, आउटपुट। अब आते थ्योरी में। थ्योरी कहती है आउटपुट मेथड के हिसाब से, क्योंकि हमारा मेथड चल रहा है आउटपुट मेथड, जिसके 2 नाम है, आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ये सब जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे ना तो बस आपको पहले से आता होगा, इस थ्योरी को बीच में रोक दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड यू कैन सी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड, ये आप आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं। मैं पीएस लिख रहा हूं, ठीक है, ये किसी मूवी का नेम नहीं है। प्राइमरी सेक्टर आप लिखोगे, ठीक है, पूरा प्राइमरी सेक्टर। पी बोले तो प्राइमरी सेक्टर, एस बोले तो सेकेंडरी सेक्टर, टी बोले तो टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का काम है कंट्री में सेवा करना, सर्विसेज देना। ये लोग सेवा ही करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर हाथ जोड़, सर हम तो सेवा के लिए बने हैं, लूटने वाला सबसे ज्यादा होता है वो सेवा करते हैं, लेकिन वो ये सर्विस सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब लोग हमारी कंट्री की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। मतलब हमारी कंट्री की नहीं, मतलब इन 2 सेक्टर्स की सेवा करते हैं। 2 ही सेक्टर मेन है हमारी इकोनॉमी के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हमारे जितने भी सब फार्मर्स हैं, बाकी थ्योरी ज्यादा पढ़ेंगे, मैं सिर्फ टच ले रहा हूँ इसका, ये आपको समझ आए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होने, मैं उतने समझा रहा हूँ जितना न्यूमेरिकल्स में आएगा यूज। प्राइमरी सेक्टर है हमारा जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर सेक्टर, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, अलाइड एक्टिविटीज करते हैं, मतलब जो लोग नेचर को यूज करते हैं। आप कुछ नहीं करना, बस आपको रात को फॉरेस्ट में जाने और वहां से लकड़ी काट के ले आने, है तो इलीगल, रिस्क लेना है बस आपको। आप मिलियनर बन सकते हो, करोड़पति बनने अगर आपको एक काम करने, रात को किसी भी फॉरेस्ट में घुस जाने, वहां से ट्रीज काट के ले आने। क्यों सर, क्या नेचर ने ट्रीज फ्री में बनाए हैं, वो कहते काटो और बेचो। ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके करोगे तो इलीगल नहीं है, पर वो कई लोग रात को इलीगल करते हैं, माइनिंग्स करते हैं, यू नो, माइनिंग होती है ना, तो कई लोग माइनिंग इलीगल करते हैं, माफिया होता है वो, माइनिंग माफिया। उनका काम यही है, रात को जाओ ट्रैक्टर लेके रिवर के पास जाओ, वहां सारी सैंड निकाल लो चोरी चुप के। तो मीन्स जो लोग नेचर को यूज करते हैं, हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, लैंड यूज करते हैं। जितना का माइनिंग्स का है, कोल माइन, पेट्रोलियम का काम है, ये सब लोग क्या करते हैं बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग है, आपको नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज तो फिर वो लोग ही देंगे, पोल्ट्री फार्मिंग ही दे सकती है, ठीक है। वो एक चिकन को बना के दे देते हैं, इसको काटो और खाओ, वो लोग क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल। लेकिन आपको नहीं काटना, आपको सिर्फ KFC जाना है,
KFC को भी काटना, उनके पास कट आएगा। इट मीन दो सेक्टर लगे हुए हैं इसमें, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आपको वीट बनाना है तो प्राइमरी हो, आपको वीट से फ्लोर बनाना है तो सेकेंडरी हो। तो प्राइमरी सेक्टर का काम है पूरे इंडिया के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। वो रॉ मटेरियल चाहे कोई एनिमल हो, एनिमल की स्किन हो, एग्स हो, या फिर वो लेदर हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, वीट हो या कॉटन हो, हर चीज एक रॉ मटेरियल होती है। तो रॉ मटेरियल कौन बनाता है? प्राइमरी सेक्टर। ये सब चीजें बुक्स में लिखी हुई है बेटा, जो मेरे लिए बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब आपके लिए नहीं है, आपको मेरे से सुन के याद करना है, हमें ऑलरेडी याद हो चुका है। तो प्राइमरी सेक्टर का काम है रॉ मटेरियल बनाना, सेकेंडरी सेक्टर का काम है उस रॉ मटेरियल की आगे फॉर्म चेंज करना, सेकेंडरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, फिर थर्ड सेकेंडरी सेक्टर, ये चलता रहता है। आपको मैंने एक दिन एग्जाम्पल दी थी, कॉटन फ्लावर बनता है, फार्मर बनाता है, वो जाता है कहाँ? कॉटन मिल में, वहाँ फाइन कॉटन बनती है, जो मार्केट से कॉटन खरीदते हो, फाइन कॉटन, फिर वो खत्म हो गया प्रोडक्ट वहाँ पे। लेकिन फाइन कॉटन का अगर स्पिन बनेगा, धागा बनेगा, तो फिर एक सेकेंडरी सेक्टर आ गया। स्पिन फिर जाता है, ये तो होगी स्पिन मिल, फिर वो जाता है क्लोथ फैक्ट्री में, वहां से बनता है क्लोथ, फिर क्लोथ जाता है गारमेंट फैक्ट्री में, वहां से बनती है टी शर्ट्स, फिर टी शर्ट जाती है होलसेलर के पास, मुंबई में, दिल्ली में कहीं, फिर यहाँ से चंडीगढ़ में आती हैं सेक्टर 22 में या इलांटे मॉल में, कहीं भी, वहां तुम पहुंच जाते हो बस, और वहां जाके उसकी प्रोडक्शन बाउंड्री खत्म हो जाती है। तब तक सेकेंडरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर चलता रहता है। प्राइमरी सेक्टर बस एक बार बनाता है, क्या चीज? कॉटन। उस कॉटन से ये कॉटन टी शर्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा कॉटन से टी शर्ट नहीं बना सकता, इसलिए। लेकिन सेक्टर दो ही हुए ना, एक प्राइमरी हुआ और एक सेकेंडरी। प्राइमरी लिमिटेड सा है, 5-6 एग्जाम्पल में खत्म हो जाता है, सेकेंडरी बहुत है। लेकिन प्राइमरी का सामान सेकेंडरी तक लेके कौन जाएगा? ट्रक। तो ट्रक क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, बाय एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। फिर लोन की जरूरत है, बैंक्स। वेयर हाउसिंग की जरूरत है, सामान बना के रखें कहाँ? वेयर हाउस। तो आप पढ़ते हो ना बिजनेस स्टडीज में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब लोग हमें क्या देते हैं? सर्विस। आज मैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ सिर्फ इस कारण से, क्योंकि कोई कंपनी यहाँ तक फाइबर लाइन बिछाती है और मुझे जियो का नेटवर्क मिलता है, उस जियो के नेटवर्क के थ्रू, उस फास्ट नेटवर्क के थ्रू मैं ऑनलाइन, मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम कभी नहीं होती। आपको आवाज नहीं आ रही तो आपके घर पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आप ऑनलाइन क्लास ले नहीं पाते। मेरे पास तो नेटवर्क वाईफाई लगा हुआ है और बहुत स्पीड पे लगा हुआ है वो, तो इसलिए मैंने एक एजेंसी से सर्विस ली हुई है, राइट। तो मुझे उसकी जरूरत है, तो अगर ये लोग मुझे सर्विस नहीं देंगे तो फिर मेरा तो काम बंद हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को किसकी जरूरत है? टर्शियरी सेक्टर की। तो ये तीनों ही आउटपुट करते हैं। इसका मीनिंग, आउटपुट को निकालने के दो मेथड समझ आ गए हमें, एक आउटपुट का फॉर्मूला टाइप में मेथड, दूसरा थ्योरेटिकल टाइप। वहां पे क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर समथिंग, आउटपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर, आउटपुट बाय, आप तीनों को ऐड कर लोगे, तीनों को ऐड करके क्या आएगा? इसको बोलेंगे ग्रोस आउटपुट। क्या बोलेंगे? ग्रोस आउटपुट। कितनी आगे भी? और आगे की राम कहानी आपको आती है, क्या है वो? अब इस ग्रोस आउटपुट में से क्या मैनेज करेंगे? इनपुट। अब हम फास्ट हो गए, देखो मैं अब एकदम से आपको फास्ट होके जाता हूँ। आउटपुट में से माइनस होगा इनपुट, आएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, माइनस होगा डेप्रिसिएशन, आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर माइनस होगा एनआईटी, तो आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, फिर इसमें ऐड होगी अब्रॉड की इनकम। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये पहले म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो जो प्रैक्टिस की हुई है ना म्यूजिक में सारे गामा की, सुबह 5 बजे उठ के, तो पता नहीं था कि म्यूजिक काम नहीं आएगा, पर इस तरह से काम आ जाएगा एक ट्यून में बोलने में, ठीक है। सो इसलिए क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ये आउटपुट जब आ गई तो आउटपुट में से सब कुछ माइनस करके हम पहुंचेंगे इनपुट, फिर वो सब चीजें। ये दो मेथड आपके लिए क्लियर हो गए, ठीक है। अभी बुक्स ओपन करो एक मिनट। बेटा
बेटा बातें करनी है, आप अपना रीजन तोड़ देते हो। देखिए ये चैप्टर था और हम यहां तक, अब ये भूली बिसरी बात नहीं होगी ना कि बहुत दिन पहले की बात थी ये, हम यहां तक पहुंचे थे, याद है सबको? और बीच में हम बस 3 दिन घूमने निकल गए बस एलो कि हम न्यूमेरिकल्स में आ गए, जबकि न्यूमेरिकल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हमें बातें समझ आएंगी। नॉर्मल रेजिडेंट समझ आ गया था, हो गया था, नॉन रेजिडेंट समझ आ गया था, फिर ये सब हो गया था, यहां तक ओके हो गया था बस। अब सपोज मुझे नोट्स में से ये पढ़ना हो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। अब देखो, अगर कॉमन सेंस ना होती मेरी तो मैं आपको थ्योरी में समझाता, आप समझना पाते। हम 2 दिन में कुछ बस ऐसा देखा है कि अब हमें पता है एमपी और एफसी क्या है, दोनों में डिफरेंस है एक, किसका डिफरेंस है? आप पढ़ के देखो, आपको समझ आएगा, देखते समझ आता नहीं आता। ये आपकी थ्योरी है 1 मार्क का, एग्जाम में कुछ नहीं आता इसमें से, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पढ़नी है। कहते या तो हम गुड्स को किस पे वैल्यू कर सकते हैं या फिर मार्केट प्राइस पे, वाइल एस्टिमेटेड नेशनल इनकम। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं तो ये क्या है? इट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, मींस फॉर्म जो पे करती है किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। इट मींस किसकी बात कर रहे हैं? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब 1 मिनट के लिए मेरे एग्जाम्पल में जाओ, जब हम शूज फैक्ट्री में गए थे तो 3100 रुपीज जो था वो क्या था? ये वाली वैल्यू था, बाकी तो ड्रामा था, इनपुट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, उसकी बात नहीं हो रही कहीं भी। कहते जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है ये जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने हमें क्या दी? फैक्टर। बात को लटकाया जा रहा है, ऐसे बनाए, एक लेंथ दी जा रही है, और मेन बात अभी आई नहीं। कहते इसको फैक्टर को तब बोलेंगे, it is called factor cost because it is a cost of producer firm towards factors of production of these things। कहीं भी टैक्स का नाम आया तो क्या सिंपल है, फैक्ट्री में आओ, जो हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेसिस सैलरी चार्ज कर रहे हैं बस वो दे दो, आपसे टैक्स नहीं दे दो, सिंपल। बट अगर आप उन्हें से बिल चाहिए, होता ना बिल चाहिए, जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो 40,000 का, उसमें जीएसटी कितनी इंक्लूड है? 28%। कभी ध्यान देना इस बात में ना, 28% जीएसटी है। मतलब मोटा मोटा अगर बोलूं 10,000 से 12,000 के बीच में मोबाइल में क्या है? जीएसटी। तुम्हारा ध्यान थोड़ी होता है, तुम तो बस मॉडल है ये 40,000 का मिल रहा है, बेस्ट प्राइस वहां से मिल रहा है, वो जहां से मर्जी बेस्ट प्राइस ले लो, 12,000 तो गवर्नमेंट को मिलने ही मिलने हैं, वो तो जीएसटी है। तो 28% जीएसटी है, बहुत ज्यादा जीएसटी है मोबाइल के अंदर। जितने लग्जरियस आइटम्स है हमें 28% जीएसटी है, कार के अंदर 28% जीएसटी है। मतलब 10 लाख की कार में 3 लाख तो गवर्नमेंट को टैक्स ही मिल रहा है। तो तुम्हारे पास 7 लाख की कार आई है, प्राउड मत फील करोगे 10 लाख की फीस मिलेगी उसमें, 3 लाख तो गवर्नमेंट को मिल गया, कंपनी को क्या मिलना है? 7 लाख। तो 7 लाख की कार में क्या मिल जाएगा आपको? देखो 30,000 के मोबाइल में क्या मिलेगा? 40 तो तुम दे रहे हो पैसा। जब तक आप, अब यही अगर सैमसंग कंपनी मेरी है या मेरे फ्रेंड की है, बोलेगा तू क्या कर रहा है, मेरे पास आ जाना फैक्ट्री में, तेरे को मोबाइल दे दूंगा ओपन, लेकिन बॉक्स नहीं दूंगा, बिना बॉक्स के। जब बिना बॉक्स के मोबाइल मिलता है हमें, ओपन बॉक्स है ना, वो टैक्स के बिना होते हैं। वो कहते हैं कि करना क्या है, रात को तेरे लिए एक मोबाइल बना देते हैं, बन गया मोबाइल, किसी को बताना मत, तूने यहाँ से खरीदा है, बिल तेरे को मिलेगा नहीं, वारंटी तेरे को मिलेगी नहीं, तो तेरे 10,000 बच गए। तो वैसे कौन था वो 1 साल में खराब होता है मोबाइल। आज तक मुझे कभी अपने मोबाइल की वारंटी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो खराब ही 1 साल के बाद होता है, और तब तक वारंटी खत्म हो जाती है। तो हम वारंटी के चक्कर में बिल बनवाते हैं और 10,000 का टैक्स देते हैं। तो सुनो ध्यान से, इसने बोला कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेस सैलरी को मिला दो तो क्या बन गई? फैक्टर कॉस्ट। आगे बोलेगा अगर उसमें एनआईटी ऐड कर दो तो क्या बन गई? एमपी। अभी थ्योरी अब आपको समझ आएगी, क्यों प्रैक्टिकल अप्रोच देखा है वो, कि इसी फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
मोबाइल तो अभी भी 28,000 का ही रहेगा, पर सिर्फ आपको बिल चाहिए, वारंटी चाहिए, तो 12,000 उसके दे रहे हो, मोबाइल का ऑलमोस्ट 30%। तो आपको मोबाइल कितने का मिल रहा है? 40,000 का। 40,000 से मोबाइल की क्या बन जाती है? मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे वो कैसे बोलेगा, देखो मार्केट प्राइस क्या है? इट इज द प्राइस एट विच कमोडिटी सोल्ड इन द मार्केट। जबकि उसमें वो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट अभी भी है, और उसमें क्या इंक्लूड हो गया? टैक्स इंक्लूड हो गया। फिर कहता है वो टैक्स क्या है, एनआईटी क्या है। ये सब बातें जो हमने समझी हैं, आज तुम थ्योरी में पढ़ सकते हो, सिर्फ पढ़नी है, याद नहीं करनी। कोई नहीं आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एनआईटी एक्सप्लेन करो, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में यूज होनी है। बस पढ़ना है आपको आज कि एनआईटी क्या है। ये दो चीजों का डिफरेंस है। किसका? इंडायरेक्ट एंड सब्सिडी। इंडायरेक्ट क्या होते हैं फिर? यह पढ़ सकते हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स जो अभी रहा नहीं, सेल टैक्स, लाइसेंस फीस, सर्विस टैक्स, सर्विस रहा नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी है नहीं वैसे, इन सब का नाम क्या बन गया? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अभी भी है कुछ एक प्रोडक्ट्स पे, बाकी सब क्या बन चुके हैं? जीएसटी। मतलब बुक्स रिवाइज नहीं हुई है इसका मतलब, अभी तक जीएसटी बड़ा डाला इन्होंने, लेकिन आगे लिख दिया आज सम एग्जांपल्स ऑफ इंडर टैक्स बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बट अब नहीं है, अब जीएसटी चलेगा। अब सेल टैक्स, सेल टैक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, जीएसटी बस। तो 28% जीएसटी दे दो, उसमें सब इंक्लूड हो गया। और ये जब ऐड होता है इससे क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाती हैं। फिर जीएसटी क्या है, कब बना था, इंडिया में कब आया था, ये तो वो है ना, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जीएसटी अप्लाई हुआ था इंडिया में, यहाँ पे ये पढ़ने जरूरत नहीं है। सब्सिडी क्या है? सबसे पहला मीनिंग सब्सिडी का, ये क्या है? हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें प्रोडक्ट सस्ता मिले। अगर आपकी ट्यूशन फीस 30,000 है, अगर गवर्नमेंट मुझे 5,000 भी दे दे, मैं आप सबकी फीस कम कर दूं, क्योंकि मुझे तो मिल जाएगी गवर्नमेंट से, पर आपको सस्ती मिलेगी, तो ट्यूशन फीस पे क्या मिलनी शुरू होगी? सब्सिडी। तो जिसके पास आधार कार्ड है उसको सब्सिडी मिलेगी, ऐसा ऐसा आ जाएगा। फिर पेरेंट्स प्रूव करेंगे ट्यूशन पढ़ता है बच्चा हमारा, उनके अकाउंट में सीधा 5,000 जाएंगे। हो सकता है आगे के फ्यूचर में सब्सिडी आ जाए ट्यूशन फीस पे। तो इससे क्या होगा? चीजें सस्ती हो जाएंगी, टैक्स लगने से प्रोडक्ट और सब्सिडी से सस्ता होगा। तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ, कि पेट्रोल का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, सब्सिडी बढ़ा दो या घटा दो, टैक्स बढ़ा दो या घटा दो, यही चलता रहता है। वो तो बैठे बैठे क्या करे, करने कुछ काम है ना, गवर्नमेंट को फ्री क्या करे, फ्री दिमाग में कभी टैक्स बढ़ाते हुए कम करते हैं। पेट्रोल का रेट रोज ही ऐसा होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। उनको वेलों को और कोई काम नहीं है, टैक्स बढ़ाना है या कम करना है बस। तो इंडिया की ग्रोथ पे ध्यान देना, टैक्स बढ़ा के कम करके आप लोगों को बिजी रखने हैं। आप बिजी हो कि अब पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है इसमें। सो क्लियर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, ये आपको पता है सारा कि जब गुड्स प्रोड्यूस होंगी उस पर कुछ टैक्स लगेगा, वो टैक्स है, और जब उस पर कुछ सब्सिडी मिलेगी वो एक फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट्स की कर रही है। सब काइंड क्या है इसकी? जैसे एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, बेसिकली प्रोड्यूसर को मोटिवेट किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। प्रोड्यूसर को बोला तू एक्सपोर्ट कर, तेरे को हम क्या देंगे? हेल्प देंगे। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे दी उनको। तो जैसे हमारे यहाँ पे बद्दी जो बना था एरिया, मे भी सबको नॉलेज ना हो, है ना, तो हिमाचल में एक एरिया था बद्दी, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बहुत फेमस हो गया। अब सैमसंग तक की कंपनीज वहाँ आके प्रोडक्शन कर रही हैं अपनी, ठीक है। पहले तो ऐसे बनाया गया था कुछ एक एरिया, अब सब लोग वहीं हैं। वहाँ पर लैंड सस्ती दी गई, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दी गई, तो सब्सिडी मिलने से प्रोड्यूसर मोटिवेट हुआ, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, वहां पे लोगों को जॉब्स मिली, सब कंपनीज की फैक्ट्रीज बनी वहां पर, ठीक है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एंकरेजमेंट के लिए एक्सपोर्ट, ये आपकी एग्जांपल है सब्सिडी की, पर सब्सिडी मीनिंग एक ही है बस। तो ये ऐसे रीडिंग करनी नॉलेज के लिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है याद करने वाला। उसके बाद अब मैं आपको फटाफट बोल रहा हूँ, आज आप घर जाके पढ़ोगे डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल क्या है। तो आपको डोमेस्टिक पहले बताएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बना, ठीक है। फिर सीओई क्या है, मैं सब समझा चुका हूँ, पर ये आपको पढ़ना है आज। न्यूमेरिकली में पता है सीओई का मीनिंग क्या है, इसमें वेजेस, सैलरी इन कैश इन काइंड, जो बोला था मैंने वो सब मिलेगा आपको यहाँ। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है वो सब मिलेगा, मिक्स इनकम क्या है वो सब मिलेगा, हाँ जी ठीक है। नेट इनकम, एक फैक्टर कॉस्ट,
बैठो बैठो बैठो, लिसन। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको रीड करना है। आज आपको बताया ना एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही हमारी क्या है, वॉइस लास्ट में बद्दी के ऊपर डिस्कशन बाद में चलेगी, अभी रुक जाओ। वहां जो माइक लगा है वहां से सब सुनते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। आपको सिर्फ यहाँ पर नेशनल इनकम, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, सब समझना है। उसके बाद ये क्या है, ये आपको समझा दिया मैंने कि ये तीनों चीजें, बट अभी अभी ना बुक के लैंग्वेज में पेंडिंग है, उसे तुम पढ़ के आओगे। सीओई, दूसरा क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या था ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट। ये चीज क्या होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी की इनकम होती है। हम जब किसी को प्रॉपर्टी देते हैं किराए पे, प्रॉपर्टी टेंजिबल या इंटेंजिबल, तो वहां से हमें रेंट या रॉयल्टी। लास्ट टाइम कुछ लोग पूछ रहे थे कि रेंट का मीनिंग क्या है, रॉयल्टी क्या है। टेंजिबल चीजों के लिए रेंट है, इनटेंजिबल के लिए रॉयल्टी है। मैं आपको एक राइट दे रहा हूँ, बस वो राइट दिख नहीं रहा, एक लाइसेंस दे रहा हूँ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, वो रॉयल्टी देगा मुझे। अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी मतलब पैसा दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर मैं प्रॉपर्टी मतलब अपना बिजनेस तुम्हें दे रहा हूँ, मैं बिजनेस के शेयर्स दे रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इसलिए सीओई या ये वाली इनकम, नेट रिटेन अर्निंग, वो प्रॉफिट का ही पार्ट है जो अब्रॉड से आती है। ये सब चीजें जो हमें आती हैं या हम देते हैं, वो क्या बनती है, NFIA। फिर उसको डिटेल में समझाया गया था कि वो क्या होती है। फिर डिफरेंसेस आते हैं NFI और नेट एक्सपोर्ट, तुम पढ़ सकते हो, मगर ये नॉलेज के लिए सर, मैं यहाँ पढ़ूंगा तो बोरिंग हो जाएगा। फैक्टर पेमेंट्स क्या है यहाँ, ये तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहाँ तक आपको रीड करने हैं। अब एक मिनट रुकिए, मैम मेट विद एन एक्सीडेंट, वो आ रहे थे रास्ते में, तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी वो जब जैसे भी पता नहीं लेके गए उनको जैसे भी, तो उनके पैर पे स्वेलिंग हुई है, कुछ चोट लगी है, फ्रैक्चर है या पता चलेगा, अभी तो जस्ट हुआ ही है तो मुझे पता नहीं।